नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान की अफवाह प्रणाली के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान की अफवाह प्रणाली के भाग प्रथम तथा भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की अफवाह प्रणाली के भाग तृतीय के बारे में। तो यहाँ आप देख रहे हैं राजस्थान की नदियों का समूह। तो राजस्थान की नदियों के समूह को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, नंबर 2 है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और नंबर 3 है अंतः प्रवाहित नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम अपने पूर्व के 2 वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे अंतः प्रवाहित नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लें कि अंतः प्रवाहित नदियाँ किस तरह की होती हैं। तो राजस्थान में अनेक छोटी नदियाँ इस प्रकार की है जो कुछ दूरी तक बहकर रेत अथवा भूमि में विलीन हो जाती है। यानी वो कुछ दूरी तक तो बहती है, उसके पश्चात रेत या भूमि में विलीन हो जाती है अथवा सूख जाती है। यानी आंतरिक भाग में बहने वाली नदियां हैं वो जो कि भूमि या रेत में विलीन हो जाती हैं, उन्हीं को कहते हैं अंतः प्रवाहित नदियां। पश्चिमी राजस्थान जहां वर्षा न्यूनाधिक है वहां इस प्रकार के नाले अथवा छोटी नदियां प्राय देखी जाती है। तो ये जो है इस तरह की नदियां मेनली जो पाई जाती है वो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। घग्गर नदी को भी इस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार की कुछ नदियां हैं कांतली, साबी और काकनी। तो घग्गर, कांतली, साबी और काकनी ये सब जो नदियां हैं वो अंतः प्रवाहित नदियों की श्रेणी में आती हैं, जो कि केवल वर्षा काल में ही उनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है या वर्षा काल में ही वो बहती है, अन्यथा वो भूमि में विलीन हो जाती है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान की प्रमुख नदियों को दर्शाया गया है मानचित्र के द्वारा। अब हम बात करते हैं पहली अंतः प्रवाहित नदी कांतली नदी। कांतली नदी सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है। इसके पश्चात यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक सीकर, झुंझुनू तथा जिलों में बहती हुई चूरू जिले में प्रवेश कर वहाँ की रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। तो जो कांतली नदी है उसका उद्गम स्थान है सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से और 100 किलोमीटर बहती है लगभग वो झुंझुनू और सीकर जिले में। उसके पश्चात चूरू जिले में प्रवेश करके यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। केवल वर्षा काल में ही इसमें जल प्रवाहित होता है। हमने देखा जो अंतः प्रवाहित नदियाँ हैं उनमें केवल वर्षा काल में ही जल प्रवाहित होता है। इसी तरह से कांतली नदी में भी वर्षा काल में ही जल प्रवाहित होता है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर चूरू जिले में प्रवेश करके विलुप्त हो जाती है। तो अब हम यहाँ इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं कांतली नदी के फोटो को दर्शाया गया है। इसमें वर्षा काल में पानी की मात्रा जो हमें दिखाई दे रही है ये वर्षा काल का फोटो लिया गया है। दूसरी अंतः प्रवाहित नदी है साबी नदी। यह जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलकर बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर एवं तिजारा तहसीलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश कर वहां पर विलुप्त हो जाती है। तो जो साबी नदी है वो जयपुर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और बानसूर, बहरोड, किशनगढ़, मुंडावर और तिजारा तहसीलों में बहती हुई अंत में वो हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। और यहाँ पर आप नीचे चित्र में देख पा रहे हैं जहाँ से साबी नदी की सीमा आरंभ होती है उस चित्र को दर्शाया गया है। अब हम तीसरी नदी की बात करते हैं काकनी या काकने नदी। ये जैसलमेर की नदी कहलाती है। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जैसलमेर की नदी कौन सी है, तो वो है काकनी या काकने नदी। जैसलमेर से लगभग
27 किलोमीटर दक्षिण में कोटरी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात ये विलुप्त हो जाती है। तो जैसलमेर से ये 27 किलोमीटर में दक्षिण में है, कोटरी गांव जो है वहाँ से निकलती है, फिर कुछ किलोमीटर बहती है और बहने के बाद में ये विलुप्त हो जाती है। इसको मसूरदी नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि मसूरदी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, या जैसलमेर की नदी कौन सी नदी है। अब हम चौथी नदी, अंतः प्रवाहित नदी जिसको कहते हैं, वो है घग्गर नदी। इसे प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है और हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हरियाणा में प्रवाहित होती हुई हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में ये प्रवेश करती है। तो ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्राचीन सरस्वती के नाम से किस नदी को जाना जाता है, या शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है जो कि हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तो ऐसी नदी है घग्गर नदी। तत्पश्चात ये हनुमानगढ़, गंगानगर के सूरतगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र से होते हुए इसका जल पाकिस्तान में फैल जाता है। वर्तमान में इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। तो ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। तो घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है और इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। तो ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि मृत नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है। तो वर्षा काल में इस नदी में अत्यधिक पानी आ जाने से सर्वत्र बाढ़ का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। शेष मौसम में यह शुष्क रहती है। तो वर्षा काल में क्या होता है, नदी में अत्यधिक पानी आता है तो वहाँ पर बाढ़ का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है। अब यहाँ आप इस स्लाइड पर घग्गर नदी को देख रहे हैं कि उसमें वर्षा काल में किस तरह से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, या इसको हमने चित्र के द्वारा या फोटो के द्वारा हमने इसको दर्शाया है कि ये घग्गर नदी है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों पर स्थित जलप्रपात के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की किन नदियों पर जलप्रपात स्थित है। तो राजस्थान की नदियों पर स्थित जलप्रपातों में प्रमुख 3 जलप्रपात है। नंबर 1 है चूलिया जलप्रपात, नंबर 2 है भीमताल और नंबर 3 है मैनाल जलप्रपात। तो जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऐसा बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है या वो किस जिले में है। दूसरा जलप्रपात है भीमताल जो मांगली नदी पर बूंदी जिले में स्थित है, और तीसरा जलप्रपात है मैनाल जो मैनाल नदी पर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल। त्रिवेणी संगम स्थल का मतलब होता है जहाँ 3 नदियाँ आपस में आकर के मिलती है। तो बनास, मैनाल और बेडच ये मिलती है मैनाल स्थान पर जो कि भीलवाड़ा जिले में है। माही, जाखम और सोम बेनेश्वर धाम में मिलती है जो कि डूंगरपुर में है। तीसरा है बनास, चंबल व सीप रामेश्वर घाट में मिलती है जो कि सवाई माधोपुर में है। तो इस तरह से नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल के बारे में भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मैनाल नामक स्थान पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती है, या बेनेश्वर धाम में कौन सी 3 नदियाँ मिलती है, रामेश्वर घाट में कौन सी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल है। इसी के साथ हमारा यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंत में आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद।